कल मैंने आपको बहुत सारी बातों को बताया पंजी के बारे में और पंजी का प्रारूप सहित उदाहरण को मैंने आपको प्रश्नावली लेकर के बनाया और आपको बताया। मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही गहन अध्ययन करके उनको समझा भी होगा और उसको बनाने का प्रयास और समझने का भी प्रयास किया होगा। लीजिए, आज के इस क्वेश्चन में मैंने एक अलग ही प्रकार के व्यवहारों को जोड़ा है ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आए। प्रश्न है, निम्न व्यवहारों को मेसर्स जगदीश चंद्र के जर्नल में लिखिए। उसके बाद है 2017 जनवरी 1। कल के प्रश्न में केवल क्रमांक था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आज हमने यहाँ पर एक तिथि डाल दिया है ना। तिथि में 2017 जनवरी 1 नकदी पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तो कितने से? 20,000 रुपये से। जनवरी 5 राम से माल खरीदा 10,000 रुपये। जनवरी 8 नरहरी को नगद माल बेचा 8,000 रुपये। जनवरी 20 फर्नीचर नगद खरीदा 6,000 रुपये। जनवरी 22 नरेश को वेतन चुकाएं 1,200 रुपये। जनवरी 30 व्यापारिक व्यय चुकाएं 140। तो आइए इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन या व्यावसायिक सौदों को हम लेखा कैसे करेंगे पंजी में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पंजी किसकी है, तो मेसर्स नाम है भैया, है ना, मेसर्स जगदीश चंद्र की पंजी। पहले ये हेडिंग डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पंजी का प्रारूप। पंजी का प्रारूप में हम देख रहे हैं दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि विकलन, राशि समाकलन। तो इस प्रकार से पंजी में कुल 5 कॉलम होते हैं, कल हमने पढ़ा भी, ठीक है ना। तो कभी कभी वैकल्पिक प्रश्नों में आता है कि पंजी में कितने कॉलम होते हैं, तो ऑप्शन में रख देते हैं 9 12 13 5। तो सही उत्तर क्या होगा? 5, ठीक है। तो चलिए अब पहले व्यवहार का लेखा करते हैं। नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया 20,000 रुपये से। तो लिखने का तरीका, तिथि को 2 तिथियों में लिखा जाता है। एक तिथि होती है अमेरिकन पद्धति और दूसरा होता है भारतीय पद्धति। तो हम इंडियन अकाउंटिंग में भारतीय पद्धति के अनुसार लेखांकन करते हैं। तो 1/1/2017 देखिएगा, 1/1/2017। विवरण में क्या लिखेंगे? नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। फिर से कहूँगा, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। और हमने यहाँ पर क्या कर दिया? छोटा सा नरेशन दे दिया जानने के लिए कि व्यापार प्रारंभ किया। अच्छा, डेबिट में अमाउंट कितना लिखेंगे? 20,000 रुपये। क्रेडिट में कितना लिखेंगे? 20,000 रुपये। मैंने आपको शुरू से बताया है, जब भी डेबिट और क्रेडिट होंगे पंजी पर तो अमाउंट पर किसी भी प्रकार का प्रभाव, राशि पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। जो अमाउंट डेबिट में है वही राशि क्या हो जाती है? क्रेडिट में ही समाकलित होती है। अब उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। बंद कर देने के बाद दूसरा वाला व्यवहार लेते हैं। जनवरी 5/1/2017। तो यहाँ पर क्या है? राम से माल खरीदा कितने का? 10,000 रुपये का। अच्छा ठीक है, राम से माल खरीदा। थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। अगर नगद रहता तो नाम का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पेशली बोला जा रहा है कि राम से माल खरीदा। तो निश्चित रूप से यह व्यवहार क्या हो गए? उधार हुए, ना कि नगद, क्योंकि नाम दे दिया गया है। भाई पर्टिकुलर किसी का नाम दे रहे हैं, मतलब हमको ध्यान में रखना है लेखांकन करते समय कि यह व्यवहार जो है क्या है? उधारी है। तो हमने क्या कर दिया? क्रय खाता विकलन, खरीदने आने क्रय खाता विकलन, और किससे? राम से, क्योंकि ये उधारी है। और छोटा सा हमने यहाँ पर नरेशन दे दिया, क्या? राम से माल खरीदा और अमाउंट कितना? डेबिट में 10,000 और इधर क्रेडिट में भी 10,000। अब तीसरा वाला आता है जनवरी 8। नरहरी को नगद माल बेचा 8,000 रुपये का।
ठीक है। नरहरी को नगद माल बेचा 8,000 रुपये का। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। नरहरी को नगद माल बेचा, अरे नगद माल बेचा तो हमको नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। नाम से मतलब होगा क्या, नगद है तो यह व्यवहार तो बिल्कुल नगद ही है ना। अगर उधार रहता है तो नगद शब्द का उपयोग नहीं करता, नाम को मेंशन करता। यहाँ पर नाम भी मेंशन है और व्यवहार में नगद भी खरीदा, नगद भी बेचा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति पर क्या होगी, अच्छा नगद बेचे हैं तो नगद में रोकड़ की प्राप्ति होगी, तो रोकड़ खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से, क्योंकि बेचा है। तो यहाँ पर मेंशन क्या कर दिए, नगद माल विक्रय किया। डेबिट में कितना 8,000 रुपये और क्रेडिट में भी 8,000 रुपये। अब आ जाता है फर्नीचर नगद खरीदा 6,000 रुपये। तो फर्नीचर नगद खरीदा तो निश्चित रूप से क्या होगी, व्यापार में वस्तु आ रही है तो कौन सा खाता हुआ, वस्तुगत खाता हुआ, ठीक है। और फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के बदले हम क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, रोकड़। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, फर्नीचर खाता विकलन, व्यापार में आई फर्नीचर खाता विकलन और किससे, रोकड़ खाता से 6,000 रुपये से डेबिट और 6,000 रुपये से क्रेडिट। छोटा सा नरेशन दे देंगे, नगद फर्नीचर खरीदा। अब आ जाता है आपके पास नरेश को वेतन चुकाएं। नरेश को वेतन चुकाएं, चलिए ठीक है, नरेश को वेतन चुकाएं। तो नरेश को वेतन चुकाए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पैसा जाएगा, क्योंकि आप नरेश को उसके मजदूरी के बदले वेतन दे रहे हैं, श्रम के बदले वेतन दे रहे हैं। तो क्या होगा, वेतन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से, याद रखिएगा, है ना। और छोटा सा नरेशन दे देंगे, क्या, वेतन चुकाएं। इसकी अमाउंट कितना है, 1,200 रुपये लिखना पड़ेगा। डेबिट पक्ष में भी, यहाँ पर भी 1,200 रुपये, ठीक है। अब एक आखिरी ट्रांजैक्शन क्या कहता है, आखिरी व्यवहार व्यापारिक व्यय चुकाएं। तो मैं तो आपको पहले से ही बता दिया था, समस्त प्रकार के व्यय या हानि क्या होती है, डेबिट होती है। तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा, जनवरी 30, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 30/1/2017। तो व्यापारिक व्यय खाता विकलन किससे, वह है तो रोकड़ ही तो जाएगा, रोकड़ खाता से। छोटा सा नरेशन दे देंगे, व्यापारिक व्यय चुकाएं। और ये यहाँ पर से बंद कर देंगे, पूरा बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा अमाउंट कितना है, 140 रुपये और 140 रुपये यहाँ भी लिख देंगे, तो डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक। तो मैं तो आपको पहले ही बताया था कि पंजी का योग लगाना पड़ता है, पंजी का योग लगाना अनिवार्य है। डेबिट की राशि भी समान होनी चाहिए और क्रेडिट की राशि भी। तो इस प्रकार से ये राशि कितनी हो गई, 20, 10, 30, 8, 38, 38 है 44, 44 और 45,340। तो महायोग कितना हुआ, पंजी का योग 45,340, यहाँ पर भी लिख देंगे 45,340, डेबिट भी बराबर भी और क्रेडिट भी। इस प्रकार से आपको अनेक प्रश्नावली और उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। आने वाले कालखंड में मैं आपको बताऊंगा नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टे के बारे में हम जानकारी देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।